नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में 10वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। अडानी और राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए रोक दिया गया। राहुल को संसद से डिस्क्वालीफाई किए जाने के विरोध में कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहन कर संसद पहुंचे। सोनिया गांधी भी काले कपड़ों में दिखी। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के मुंह के सामने काला कपड़ा लहराया, जिसके बाद वे उठकर चले गए। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इसे लेकर खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड कर और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरी चीज ये है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए, कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना? इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी, अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है? दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है? और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए? चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं, उसका जी के नापाक रिश्तों पे राहुल जी इस पे ही सवाल पूछा था
मुद्दा तो था हमारे हिंडनबुर्ग रिसर्च पेपर में जो निकल के आए हैं, उसमें हमारे देश की आर्थिक हालात के किस तरीके की असर होना है। मुद्दा तो ये था हमारे कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की बेतहाशा इजाफा क्यों हो रहे हैं। मुद्दा तो था हमारे कि चीन की अतिक्रमण के खिलाफ हमारे सरकार अपना रुख क्यों नहीं अपना सकते। जब हमारे फौज तैयार बैठे हैं सीमा पे ये देश को सुरक्षा करने के लिए, तब चीनी अतिक्रमण क्यों ऐसा होते जा रहे हैं। सारे मुद्दा से हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं, कहाँ से ओबीसी, कहाँ से एबीसी। मोदी जी और उनको यह मैं कह रहा हूँ कि आप लंदन से लाए हैं देशद्रोही की एक मुद्दा, तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते। ये तो शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो सदन के अंदर क्यों नहीं किया बोला जाता। अब नारेबाजी लगा कि उनको माफी क्यों मांगने के गुहार लगाते हैं। सदन के अंदर क्या माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होते तो मोदी जी को कई डजन बार माफी मांगना पड़ते थे पहले ही। है कि तब की बात अलग है, अब समूचे जनतंत्र पर हमला है, कोई बचने वाला नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कल सपा के ऊपर हुआ, आज कांग्रेस के ऊपर, और राहुल गांधी जी का जिस दिन सदस्यता समाप्त हुई दूसरे दिन ही मीसा भारती जी को ईडी में बुलाया गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को सीबीआई में बुलाया गया। तो बात अब केवल राहुल गांधी जी की सदस्यता की नहीं है, बात जनतंत्र बचाने की है। तो और आवाज़ उठाने पर, अडानी के ऊपर आवाज़ उठाना भ्रष्टाचार का, उसको दबाने का, और उसी से जुड़ा हुआ है। अब तो समूचा विपक्ष है वो घेरे में है, रोज टारगेट किए जा रहे हैं। तो इस समय सबको मिलकर के जनतंत्र को बचाएं। जीत हार की बात अलग होती है, जनतंत्र रहेगा तभी जीत हार का कोई मतलब रह पाएगा। तो लगातार ANB न्यूज़ आज आपको कांग्रेस जो ये सीधे तौर पर काला दिवस मना रही है उससे जुड़ी खबर की पल पल की अपडेट दे रहा है। सुबह कांग्रेस और विपक्ष के अधिकांश सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 17 दल शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि TMC भी इस बैठक में आज शामिल हुई, जो कि हैरान करने वाला रहा। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर पहुंची और लोकसभा स्पीकर के सामने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं काले कपड़ों को लहराया गया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर उठकर चले गए। दरअसल राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के सांसद ये विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि डेमोक्रेसी को प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के तमाम सांसद और साथ ही साथ विपक्षी दलों के भी जो दूसरे पार्टियों के सांसद हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। KC वेणुगोपाल बैठे हैं, अधीर रंजन चौधरी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी साथ खड़ी हैं, मल्लिकार्जुन खड़े, सभी ने काले कपड़े पहने हैं। सोनिया गांधी भी आपको काले रंग की साड़ी में नज़र आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे काले रंग के कपड़ों में और साथ ही साथ काले रंग की पगड़ी में, हाथों में तख्तियां लिए
तमाम विपक्षी दलों के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोडानी के नारे लगा रहे हैं। लगातार आपको एएनबी न्यूज़ राहुल गांधी को लेकर लगातार पल पल की जानकारी दे रहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी दलों का क्या रुख लगातार देखने को मिल रहा है। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में 10वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। अडानी और राहुल के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई। राहुल को संसद से डिस्क्वालीफाई किए जाने के विरोध में कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। सोनिया गांधी भी काले कपड़ों में नजर आई। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के मुंह के सामने काला कपड़ा लहराया, जिसके बाद वे उठकर चली गई। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। बड़ी बात यह है कि टीएमसी का इस बैठक में शामिल होना सबके लिए चौंकाने वाला था। खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? मोदी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। देशबंधु दीक्षित, बीजेपी प्रवक्ता, भरत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले भरत जी, आज माथे पर आप भी काली पट्टी बांधकर आए हैं। देखिए, संसद में हमारे जो नेता हैं तो सब विरोध में आज जो काले कपड़े, काले पट्टियां बांध के आए हैं, ये हम दर्शाना चाहते हैं कि इस समय देश का माहौल, देश की स्थिति, देश की कानून, देश का संविधान सब जो है वो गिरवी रख दिया गया। अब इस देश में किससे क्या मांगा जाए? कानून मुझे जो लगता है वो काम नहीं कर रहा है सही। संसद में एक जो परंपरा रही है, जो एक उसका अपनी एक प्रतिष्ठा है, संसद में आवाज उठाने दिया नहीं जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आखिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास एक रास्ता बचता है, किसी तरह से हम काले कपड़े, काले पट्टियां संसद से लेके सड़क तक जो है लड़ाई लड़े। और जिस तरह से आज हमारे नेता वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं टीवी पे बैठा हूं, अपने पार्टी की, संविधान की, सारी विपक्ष पार्टियों की आवाज बन के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जो आज काली पट्टी बांध के आपके चैनल के माध्यम से इस देश के पूरी जनता को, जो आपके व्यूअर्स हैं, जितने
लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए कि इस समय देश में क्या चल रहा है। इस देश में इस समय जो है तानाशाही अपने चरम पे है। ये आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहिए। लेकिन भरत सिंह जी, कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, बीजेपी तो इसे कोर्ट का अपमान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर आप लोग इस तरह से उतरेंगे तो आप तो देश में जो न्यायपालिका है सीधा सीधा उसी का विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए सही कह रहे हैं आपके, न्यायपालिका का हो सकता है मेरे ऊपर भी केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, मैं उससे नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी जो है इस चीज से नहीं डरता है। न्यायपालिका पे अब सवाल उठ रहा है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये डिफेंस फाइल शूट किया था वो आखिर उस पर स्टे क्यों लिया था, क्यों अदानी के मुद्दे को जैसे ही संसद में राहुल जी उठाते हैं फिर वो जाके उसको खुलवाता है। और इतना लेकिन क्या भरत सिंह जी, मतलब मैं उस बीच में जज रोक को रहा हूँ इतना आपको, बीच में रोक रहा हूँ आपको। एक सवाल है, आपने जिक्र किया कि जिस शख्स ने सूट फाइल किया था उन्होंने स्टे क्यों लिया। ये अधिकार तो याचिकाकर्ता का था ना, इससे न्यायपालिका का तो कोई लेना देना नहीं। मान ये लीजिए आपने एक कोर्ट में केस दायर किया और कल को आप ही कोर्ट के सामने खड़े हो गए कि मैं अभी इसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चाहता, तो उसमें आप बताइए कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये करेगा कि इतने मैं केस बताता हूँ, लाखों नहीं करोड़ों केस बताता हूँ जो 8-8 10-10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठा लेता है कोर्ट उसको। हम कोई अगर मांग करने जाते हैं तो कोर्ट तुरंत के उस पर जजमेंट नहीं लेता है। अरे रात को उठ के जो है कोर्ट जजमेंट देता है तो इस पर सवाल तो उठेंगे नहीं। यही तो हम कह रहे हैं ना कि संविधान खतरे में है। क्यों संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में तब होता है जबकि एक व्यक्ति जाके उसको रुकवाता है और अपने मतलब से वो खुलवाता है और जज भी उसको खोलता है, तब ये संविधान खतरे में पड़ता है। इसलिए राहुल जी बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में, इसलिए कांग्रेस बोल रही है कि संविधान खतरे में, और इसलिए पूरा जो है विपक्ष बोल रहा है कि संविधान खतरे में। आप बताइए संसद जो है वो विपक्ष को बोलने का अधिकार देता है कि नहीं देता है? सत्ता पक्ष को तो है ही अधिकार, लेकिन विपक्ष को जो है सवाल करने का अधिकार नहीं है क्या? अगर सवाल करेगा तो जो है आप उसको जो है निरस्त कर देंगे, उसकी सदस्यता निरस्त कर देते हैं। क्या बात है भाई? फिर उसके बाद में हम सवाल कहाँ उठाएंगे? जनता के विषय को कहाँ रखेंगे? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। दीक्षित जी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कांग्रेस आज प्रोटेस्ट करते हुए सीधे तौर पर नजर आई है, सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर पहुंची, लोकसभा स्पीकर के चेहरे के सामने काले कपड़ों को लहरा दिया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र यही होता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है और संवैधानिक अधिकार है। अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान ने सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार दिया है जी। अगर कुछ गलत होता है, मान लीजिए जैसे अभी न्यायालय का फैसला आया, टाइमिंग, देखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो टाइमिंग थी जी। ऐसे टाइम पर जब संसद में गतिरोध कायम और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा और जो हमने बोला उसे स्पंज कर दिया गया, तो वही प्रश्न सड़क से उठ रहे हैं और वही प्रश्न कॉन्फ्रेंस से उठ रहे हैं। अब इसी टाइम फैसला आना, इसी टाइम बहुत सारा और फिर कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो भाषण था वो कहीं और था, केस कहीं और दायर हुआ, फिर उसमें ये हुआ कि अभी सुनवाई नहीं, जो याचिकाकर्ता था उसका विचार का बदलना और फिर बीजेपी के साथ उसका अटैच होना, मतलब बहुत सारी घटनाएं कड़ी दर कड़ी उससे जुड़ती चली जा रही और इसीलिए वो लोगों के दिमाग में एक संशय क्रिएट हो रहा है जी। और ऐसा नहीं है, ये सहानुभूति जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और गोधरा कांड के बाद जब उनके ऊपर मौजूदा कांग्रेस की सरकार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही थी, कोर्ट कचहरी और कानून का शिकंजा कस रही थी, तब भी सिंपैथी
मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जनता ने गया था कि मुद्दा परेशान किया जा रहा है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं उस समय भी थी, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही थी, लेकिन जनता का जो एक विश्वास होता है वो अपनी जगह काम कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ भी जो मैं देख रहा हूँ कि जनता का विश्वास अपनी जगह काम कर रहा है, सरकार अपनी जगह काम कर रही है और विपक्ष अपनी जगह काम कर रहा है। विपक्ष जो आशंका जाहिर कर रहा है वो भी निर्मूल नहीं है। बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, अभी तक दबी जुबान में बोला जाता था, अब तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक होता है। अब क्या करेंगे आप? वो तो यहाँ तक कहा कि ताली और थाली बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ने बजवाई। आज उपाध्याय जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको, उपाध्याय जी, आज टीएमसी भी विपक्ष की बैठक में शामिल हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यही रही आज जो बैठक खड़गे साहब ने अपने दफ्तर में बुलाई थी विपक्षी दलों की, उसमें टीएमसी भी शामिल हुई। देखिए, ऐसा माहौल बन गया है कि विपक्ष को लगने लगा है कि आज इसकी है, कल मेरी बारी। देखिए, मैं संवैधानिक संस्थाओं का जो उत्तरदायित्व तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें जी, उन्हें संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन वो निष्पक्षता भी नजर आनी। ईडी है, सीबीआई है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचारी सारे विपक्षी हैं या विपक्ष में कल तक जो भ्रष्टाचारी था अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईमानदार हो जाता है, ये गले नहीं सकता। बहुत सारे नाम उसमें सबके सामने प्रमाण है, अब प्रमाण को झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है। अभी बंगाल में जो लोग टीएमसी में थे उनको पर आरोप थे भ्रष्टाचार और घोटाले के और ईडी और सीबीआई के केस की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है, तो प्रश्न तो उठाएंगे। ठीक है, जनता के मन में भी जन्म देगा। ठीक है उपाध्याय साहब, एक सवाल और है। विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। आज करीबन 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सदन को सत्ता पक्ष के द्वारा ही चलने नहीं दिया जा रहा, जबकि जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है सदन को चलवाना। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है जनता की नज़रों में, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है। ये तो समय बताएगा नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये सवाल उठा रहा है ना। विपक्ष अपनी जो प्रश्न है वो खड़े कर रहा है जी, और अभी तक देखा भी ये गया है कि सत्ता पक्ष हंगामा नहीं करता, सत्ता पक्ष संसद चलाने की कोशिश करता है कि संसद की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलती रहे। उसके लिए फ्लोर मैनेजमेंट भी करता है जी। फ्लोर मैनेजमेंट नाम का शब्द होता है, मिल बैठ के बात करके कोई बीच का रास्ता निकल के संसद चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे उसके बाद जी संसद चलेगी। यानी प्रायोरिटी में सत्ता पक्ष की है न विपक्ष की है संसद को चलाना। तो फिर संसद चलेगी क्या? विपक्ष हंगामा करता तो समझ में आता है, सत्ता पक्ष ही हंगामा करे, ये गले नहीं उतर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रहा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। तो लगातार आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बड़े मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। प्रदीप सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आज तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उन्होंने बैठक की है, टीएमसी भी आज पहली बार इस बैठक में शामिल हुई और लोकसभा स्पीकर के चेहरे के सामने काले कपड़ों को लहरा दिया गया। सवाल ये है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार सदन को चलने नहीं दे रही।
जबकि जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये तो एकदम से उल्टी बात हो गई। आप सदन को बाधित कर रहे हैं। सदन इस प्रकार से अपनी प्रोटोकॉल उस प्रकार से चल रहा है और आप जो है राहुल जी के मतलब जो उनकी सदस्यता चली गई उसके बाद से आप लोग स्थिति है, ये तो बस बहाना है। असल में सांसद को कार्य को रोकना ही इनका लक्ष्य है। अब धीरे धीरे जब जनता जागरूक हो जाती है, देखिए हमारे देश की जनता जागरूक है ही, लेकिन इनका इस प्रकार से कर रहे हैं। भाई सत्याग्रह क्या मतलब आप मूर्ख समझते हैं देश के लोगों को? संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कार्यक्रम हुआ जिसमें अदालत ने सजा सुनाई, आप आगे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है सत्याग्रह न करके आपका ये दुराग्रह है। और कांग्रेस पार्टी जिन बातों को लेकर के उठा रही है, क्या भाई संसद में अगर जो प्रोटोकॉल है उसको आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से चले? ऊपर से अभी मैं खड़गे जी का एक बयान सुन रहा था कि भाई आप पक्ष में हैं, हम तो अल्पमत में हैं, आप और आपके साथी, यानी जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ये बात कर रहा हूँ उसमें भी आप ज्यादा होंगे। तो फिर भैया अगर वहाँ पे भी सरकार ज्यादा बहुमत में होगी तो किस लिए आप इस जेपीसी की मांग कर रहे हैं? यानी आप केवल जो है जनता के जो महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है उसको रोकना चाहते हैं। देश के विकास में जो बिल ला रही है सरकार के लिए लाभ, उसको आप रोकना चाहते हैं केवल मनमानी अपने हठधर्मिता के लिए, अपने एरोगेंस के लिए। राहुल जी बार बार कहते रहना कि माफी नहीं मांगेंगे, हम गांधी हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है। और हम लोग इसका मतलब बड़ी विनम्रता से विरोध करते हैं कि देखिए आपके इन बहकावों में जनता आने वाली नहीं है, कृपया संसद को चलने दें। संसद का एक प्रोटोकॉल होता है, 35 बिल पेंडिंग जिनका पास होना आवश्यक है, तो वो देश के विकास के लिए है। अगर आपको उनमें कोई आपत्ति है तो आप उसकी चर्चा करिए, ये एक सकारात्मक बात होती है। लेकिन आप अपनी मांग को लेकर के इतने महत्वपूर्ण संसद का समय है, इतना कीमती समय है, आप उसको बाधित कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है कि आप चर्चा क्यों कर। ठीक है, भरत सिंह जी जवाब दीजिए। सुनाई नहीं दिया क्या बोले? प्रदीप जी बीजेपी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उल्टी गंगा बहा रही है, खुद सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे और इल्जाम बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। आशीष जी देखिए, पूरा देश ये देख रहा है कि सदन कौन नहीं चल रहा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी बैठे, उन्होंने बताया कि सदन कौन नहीं चलने दे रहा। विपक्ष हंगामा करता है लेकिन ये सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे इस देश का तानाशाह देश के प्रधानमंत्री कायर है, कायर। छुप के पीछे से ईडी सीबीआई और कोर्ट के पीछे से छुप के वार करते हैं। कर दीजिए मुझ पे भी डिफेंस करके, कर दीजिए हमें भी अंदर, कोई डर नहीं हमें। कांग्रेस चाहती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं होती देश की। मैं आपको दो जो है आशीष जी, दो उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण दे रहा हूं आपको कर्नाटका का, जिस विधायक के घर पे 6 करोड़ रुपए कैश मिलता है, जिस विधायक का बेटा जो है कैश 40 लाख रुपया रंगे हाथ पकड़ा जाता है जी। और उसको कोर्ट जो है जमानत दे देती है तुरंत। भाजपा का कोई भी वापस न नेता कुछ बोलता है और न सीबीआई जाती है, न ईडी जाती है, न इनके कोई भी केंद्रीय एजेंसियां जाती है। दूसरा मैं आपको बताया कि जो राहुल गांधी जी के विषय में जिस शख्स ने जो है ये डिफेंस साइन ये किया था, उनके ऊपर केस किया था और उसके बाद उसको स्टे लेता है। और जब अदानी का मुद्दा जब संसद में राहुल जी उठाते हैं, 20,000 करोड़ का जो है हिसाब मांगते हैं कि झूठी सेल कंपनियां बना के किसके अकाउंट पे पैसा गया, ये जनता का पैसा किसके खाते में गया, क्या देश के प्रधानमंत्री के खाते में गया है क्या? ये देश को जानने का अधिकार नहीं है क्या? ये देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि नहीं है? अगर उनको अधिकार है तो अगर ये सवाल उठाया है तो ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इस पर फंस रहे हैं और अपने मित्रों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए राहुल जी सवाल जो उठाएगा उसकी सदस्यता इसी तरह से रद्द होगी। अगर मैं टीवी पे सवाल उठाऊंगा तो मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि तानाशाही चल रही है।
और तानाशाही जब चलती है तो ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे हमारे में कहावत है हिंदू धर्म में, 10 दिन चलती है या 10 साल चलती है। ठीक मुझे है, लगता है 10 साल पूरा होने वाला ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। और अब इनके जाने का समय हो गया है। ठीक है उपाध्याय जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं ना कहीं चल रहा है। भरत सिंह जी यानी कि कांग्रेस कह रही है बीजेपी सदन नहीं चलने दे रही, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष खुद सदन नहीं चलने दे रहा, और आरोप केंद्र सरकार पर डाल रहा है। सवाल ये है कि ऐसे में जो जनता के काम हैं वो तो अटक गए, जो जनता से जरूरी जुड़े हुए बिल हैं वो तो अटक गए, चाहे सदन कोई भी नहीं चलने दे रहा, पर ये तो स्पष्ट है ना कि सदन नहीं चल रहा। जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदारी का प्रश्न है। आप देखिए, आज जो सत्ता में कल विपक्ष में थे जी, आज जो विपक्ष में कल सत्ता में थे। बिल्कुल। संसद में अरुण जेटली जी ने कहा था कि कई बार संसद न चलने देना भी देश हित में होता है। जी। अब दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। कल आप सत्ता में थे और आपने कहा कि संसद न चलने देना देश हित होता है जी, तो फिर आज वो देशद्रोह कैसे हो जाएगी? और संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है तो संसद चलती है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। और सत्ता पक्ष अड़िग हो जाएगा, विपक्ष अड़िग हो जाएगा कि भाई नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, संसद नहीं चलने देनी, तो संसद चलेगी कैसे? लेकिन बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है जो फ्लोर मैनेजमेंट करे, एक संवाद कायम करे। मैं देख रहा हूँ संवादहीनता साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल। कि कहीं कोई संवाद कायम नहीं हो रहा और उसी का परिणाम है संसद चल नहीं रही। यानी किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं, न सत्ता पक्ष चाह रहा है संसद चले, न विपक्ष चाह रहा है, तो संसद चलेगी कैसे जब दोनों में से कोई नहीं चाहे? दोनों में से कोई एक तो चाहे कि भी संसद चले। लेकिन यहां जो चल रहा है वो भी बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है और जनता सब देखती है और समय आने पर जवाब भी। ठीक है। जनता और हम सब लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब इसका हल क्या निकलेगा अभी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है। लेकिन बहुत लंबे समय तक गतिरोध कायम नहीं रह सकता, इसका कोई न कोई रास्ता मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कोई निकालेंगे कि भी संसद चलती रहनी चाहिए और जो जनता के काम है, देश के काम है, वो होते रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, उपाध्याय जी ने बड़ी गंभीर बात कही कि फ्लोर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री को कहीं ना कहीं ये चाहिए कि बुलाएं, विपक्ष को भी बात करें, लोकसभा स्पीकर भी इंटरवीन करें इसमें, और कांग्रेस और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो संवादहीनता है उस पर पूरी तरह से नहीं रहना चाहिए, संवाद होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जिस तरह से संसद के भीतर, सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर का आप कहीं ना कहीं काले कपड़े दिखाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र ही तो है जो आपको ये अधिकार दे रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जो जनता के काम रुक रहे हैं, जनता से जुड़े हुए बिल हैं वो पास नहीं हो पा रहे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित तौर पे देखिए, आदरणीय उपाध्याय जी ने जो बात कही बड़ी गंभीर बात है और आपके माध्यम से उनको मैं प्रणाम प्रेषित करता हूँ। और उसके आगे को अगर हम लेकर के चलते हैं, देखिए संसदीय कार्य मंत्री या आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष अगर इस प्रकार का कोई प्रयास होता है तो कांग्रेस के फिर से नए हथकंडे आ जाते हैं। इसको नहीं झुटलाया जा सकता है, इसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते, आप इसको भूल नहीं सकते कि कांग्रेस किस प्रकार से हुनरमंद है
चलते हुए कार्य, प्रगत्यात्मक कार्य को रोकने के लिए, केवल अपने। यहाँ बात जो इस समय जो देश का सेंटिमेंट है, या उसको आप देखें तो राहुल जी इस समय चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, और कांग्रेस किसी भी तरह से राहुल जी को चर्चा के केंद्र में बने रहने देना चाहती है। अब पता नहीं इनकी मंशा क्या है और किस प्रकार के इन लोगों ने रणनीति अपनाई, जिसमें बचाव के बड़े उपयुक्त साधन थे, या किस प्रकार के वकीलों को ले गया, तो उसमें सत्ता पक्ष का थोड़ी उसमें कोई कमी है। न्यायिक प्रक्रिया हुई, अब आते हैं संसद पे। अब उसके आफ्टर इफेक्ट जो है, आप जो संसद को अवरोध रोके हुए हैं और आप धरना दे रहे हैं, आपका निश्चित तौर पे आपका ये कर्तव्य है, भाई लोकतंत्र है हमारा। लेकिन क्या विपक्ष थोड़ी देर के लिए क्या इन गंभीर मुद्दों को संज्ञान में ले करके, वो जो बिल पेंडिंग है, करीबन 30 के ऊपर बिल पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर नहीं किया जा सकता? अब हमारी और आपकी चर्चा के माध्यम से निश्चित तौर पर अगर विपक्ष को यह संदेश जाता है कि आप थोड़ा सा इस पर भी कर लें, तो सारी चीजें ऑन रूट ऑन टाइम हो जाएंगी। भाई विरोध विपक्ष करना, आप जनता के बीच में जाइए, जनता असल में मूल जो जज है वो तो जनता, और जनता अपने हिसाब से अपने भविष्य के लिए न्याय करेगी। लेकिन कांग्रेस का संसद को न चलने देना ये दुर्भाग्य। ठीक है भारत सिंह जी, आप लोगों ने विरोध करना है, विरोध कीजिए, लेकिन जो जनता से जुड़े बिल हैं उनको तो पास होने दीजिए। प्रदीप जी कह रहे हैं जनता के सारे बिलों को इन्होंने जो है अदानी के पास गिरवी रख दिया है। जब उससे जब छुटकारा मिलेगा, जब उससे वापस बिल लेके आएंगे, तब ना ये जनता के विषयों की बात को रखेंगे और हम रखने देंगे। आप बताइए, ये जो पैसा गया है 20,000 करोड़, ये किसका पैसा था? ये क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा था? ये अदानी के घर का पैसा था? क्या ये जो भाजपा के जितने नेता बैठे उनका पैसा था? देश की जनता का पैसा था ना। ठीक है, जो कि आज सेल कंपनी बना के, फ्रॉड कंपनी बना के, आज उसमें जो है 20,000 करोड़ का जो है ट्रांसफर हुआ है। तो ये बताए ना भाई, यही तो हम पूछ रहे हैं ना। जनता के विषयों के सवाल है ना, यही सवाल है कि 20,000 करोड़ भाई किसका? LIC का पैसा किसका होता है? SBI का पैसा किसका होता है? ठीक है, देश के जो पूरे देश को बेचा जा रहा है, एक ही घराने को, अदानी को बेचा जा रहा है, वो किसका है? आखिर वो जनता का ही है ना। वो देश के प्रधानमंत्री का तो भी पैसा है नहीं। तो जब हम ये पूछ रहे हैं कि JPC की मांग कर रहे हैं कि बिठा दीजिए, तो इसे क्यों भाग रहे हो भाई? बोफोर्स के लिए तो बहुत चिल्ला रहे थे, और उसके बाद में झूठे सारे जो है अंतर मंत्र चला के, और पूरे देश की जनता को आपने बताया कि कांग्रेस ने तो इसमें पैसा खाया है। और जब हम कह रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ कहाँ गया है, तो आप कह रहे हैं कि हमारा चलाने का काम है वो जो है विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का नहीं है। और छोड़ दीजिए ना, सत्ता पक्ष का नहीं है, देखिए हम बैठ के फिर चलाएंगे और किस तरह से ठीक है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इसी मुद्दे पर बने हुए हैं। उपाध्याय जी, आप ही के पास आऊँगा। इस पूरी चर्चा में जो मुख्य बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की, लेकिन अब जो अंतिम पड़ाव में सबसे अहम बात वो है JPC की मांग। विपक्ष लगातार JPC की मांग कर रहा है और अड़ा हुआ है। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि JPC की मांग पर हम कायम रहेंगे। सवाल ये कि JPC पर अगर विपक्ष अड़ा हुआ है तो क्यों सरकार मान नहीं रही? क्या सरकार को ये मांग मान नहीं लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जबकि JPC अगर बन भी जाती है तो ज़्यादातर मेंबर तो केंद्र के यानी कि BJP के ही होंगे। देखिए, जब विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है आदि कि JPC गठित होनी चाहिए, तो या तो आप बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालें कि भाई JPC के लिए नहीं, हम इस तरीके से और ये कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कार्रवाई दिखनी चाहिए। दूसरा, JPC की उससे कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी अपना काम करेगी, उन सब पहलुओं की जांच करेगी। और माननीय अमित शाह ने भी कहा कि भाई कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन विपक्ष अपनी जगह अड़ा हुआ है।
सत्ता पक्ष अपनी जगह अड़ा हुआ है कि भाई नहीं, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। ठीक है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो मतभेद हैं, विचारों की जो भिन्नता है, वो पर्सनल दुश्मनी में बदलती चली जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज आप सत्ता में हैं, कल विपक्ष में भी होंगे। तो अगर सारी सरकारें उसी तरह के कार्य प्रणाली अपनाई तो लोकतंत्र में मुश्किल होना स्वाभाविक है। जी, तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर के ठीक नहीं है और सभी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।